क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है फोर्स एंड फ्रिक्शन, राइट। तो बच्चों, व्हाट इज फोर्स? हम सब जानते हैं कि फोर्स जैसे ताकत बोल देते हैं, तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश का मतलब या तो हम खींचे या तो उसको हम धक्का लगाएं। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल। और जब भी हम लोग फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा? मोशन कॉज होगा, राइट। और अगर मोशन नहीं हुआ तो बॉडी में क्या आएगा? डिफॉर्मेशन, राइट। तो फोर्स लगाने से हर वक्त कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, हम उस पे फोर्स लगाएं तो जरूरी नहीं कि हर वक्त मोशन ही हो, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर के फोर्सेस मिलके कैंसिल हो सकते हैं। तुमने तो एक तुमको जो लगा रहे वही देख रहे हो, राइट। तो फोर्स इज ए पुश और पुल व्हेन अप्लाइड causes motion. If failed to cause motion, it will create deformation, right? तो this is force, right? अच्छा, force को हम लोग अगर देखें तो what is force? Force को हम लोग बोलते हैं it is a vector quantity. Force कैसा है? Force जो है उसको हम लोग वेक्टर डिफाइन करते हैं। Force is वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्यों? कि भाई देखो, वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, राइट। तो फोर्स वेक्टर क्यों है? जैसे हम तुमको थोड़ा सा समझाए भाई। जैसे यहाँ पे मानो एक टेबल है, अब उस पे तुमने एक मास को रखा, एक इसके ऊपर आपने दूसरे मास को भी रख दिया, तो जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा? m+m। अब वो कैसे भी रखें, घुमा के रखें, तिरछा रखें, तो ऐसा इसमें इसको जुड़ना ही है, राइट। तो मास, लेकिन अगर हम इसमें फोर्स की बात करें, एक फोर्स तुमने इधर से लगाया, एक फोर्स तुमने इधर से लगाया, और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये क्या करेगा? ये इसका मूवमेंट नहीं होगा, है। और अगर तुमने दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा दिए तो इसका मूवमेंट और तेजी से या ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स जब भी हम लोग बताएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी बताएंगे कि हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स जुड़ भी सकते हैं, ये फोर्स घट भी सकते हैं, और इनका और भी कुछ रिजल्टेंट आ सकता है। तो फोर्स क्या है भाई? फोर्स इज ए पुल और पुश व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट क्रिएट मोशन, और इफ फेल टू क्रिएट मोशन इट विल कॉज डिफॉर्मेशन। वो उस बॉडी को डिफॉर्म, शेप उसका बिगाड़ देगी। अच्छा, फोर्स कैसा है? वेक्टर। क्योंकि जैसे हम आप इसी को देख रहे हैं, अब हमने इधर इधर फोर्स लगाया तो ये फोर्स आपस में क्या हुआ? ये F जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, और दोनों इधर से लगाएंगे तो जुड़ जाएगा। एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं तो कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो वो वेक्टर है, क्योंकि फोर्स में हमको डायरेक्शन बताना जरूरी होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो किधर लगा रहे हैं, राइट। तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर। इसका SI यूनिट क्या होता है भाई? इसका SI यूनिट है क्या चीज? क्या चीज? न्यूटन। इसका SI यूनिट है न्यूटन, राइट। तो फोर्स के बारे में समझ गया। और फोर्स कैसा है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम उसमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। अगर डायरेक्शन बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर। अगर डायरेक्शन नहीं बताने की जरूरत पड़ती है तो वो चीजें क्या होती हैं? स्केलर। तो फोर्स। अच्छा, अभी फोर्स के बाद हम लोग आए पहले तो बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन
लॉज ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है भाई, हम बताओ सब लोग, जैसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ, पता है भाई आप सब लोग? फर्स्ट लॉ क्या होता है कि देखो, इसको हम लोग फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ बोलते हैं, इनर्शिया भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ से बताएं भाई, इनर्शिया क्या होता है, ये भी मैं भी पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़ का मतलब होता है, जिसे हम लोग हिंदी में मूर्ख, जो हिलता डुलता नहीं है। तो व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं, इनर्शिया। यही फर्स्ट लॉ में बता दो। इनर्शिया क्या होता है कि किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी स्टेट की चेंज का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एक बार ध्यान रखना कि द प्रॉपर्टी, वो सारी जिस बॉडी में मास होगा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी प्रोपोर्शनल किसके होती है? मास। ज्यादा मास है ज्यादा इनर्शिया होगा, कम मास है कम इनर्शिया होगा। एंड व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करती है। वो अपने स्टेट को मतलब अगर वो रुकी है तो चलाने के लिए हमें धक्का लगाना पड़ेगा, अगर चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर चल रही है तो जब रुकने का अपोज, मतलब उसको रोकोगे तो उसका अपोज करेगी, इसलिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर रुकी है, हमें चलाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फील आ रहा है ना भाई कि व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करेगा। तो वही फर्स्ट लॉ है भाई। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि स्टेट ऑफ ए बॉडी विल नॉट चेंज, state of a body will not change until and unless an unbalanced force is applied on the body. तो what is first law? देखना भाई बहुत आराम से, बच्चे जो 11th वाले हैं उनको भी सीखना है। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि द स्टेट, स्टेट का मतलब या तो रुकी होगी या चल रही। भाई दो तरह की स्टेट होती है, एक डायनेमिक स्टेट और एक स्टैटिक स्टेट। हाँ, तो स्टेट का मतलब दोनों है, या तो चल रही है या रुकी। द स्टेट, वट एवर बी द स्टेट, द स्टेट ऑफ ए बॉडी will not change until some unbalanced force is applied on the body. अनबैलेंस का मतलब क्या यार? ऐसा ना कि दो फोर्स लगाओ और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो देखो द स्टेट, हमने बोला ना कि दिस लॉ, मैं इसी बार लिख दे रहा हूं भाई, दिस लॉ इज ऑल्सो known as law of inertia.
दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, भाई इनर्शिया में तो यही बताती है कि स्टेट जो है, हर बॉडी अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करेगी मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द स्टेट ऑफ ए बॉडी विल नॉट चेंज until some unbalanced, until and unless भी कह सकते हैं, unbalanced force is applied on the body. जब तक बॉडी पे आप फोर्स नहीं लगाओगे, अगर हिंदी में साफ साफ बोलूं मैं, तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? कि बॉडी पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। ये बस यही बता, पूरी मैकेनिक्स में सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 लॉ के दम पे सॉल्व होंगे। तो बेटा ये जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बहुत तुम एकदम रिजिड हो जाओ कि भैया अगर स्टेट में चेंज आया है तो बिना फोर्स के नहीं आया होगा, कैसा भी हो, राइट? अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखना मैं हर बार यही बोलूंगा, फिर तुमको धीमे धीमे रियलाइज कराऊंगा कि सारी बातें तो यही है। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? कि द स्टेट ऑफ ए बॉडी विल नॉट चेंज until some unbalanced force is applied on the body. This law is also known as law of inertia. And what is inertia? Inertia is the property by which a body opposes change in state. Shall I write down और नहीं लिखें? ठीक है, मैं लिख भी सकता हूँ। What is inertia? मैं फिर से अब इसकी डेफिनेशन भी तुम लोग चाहते लिखो। Inertia, inertia, हाँ, property of a body by which it opposes change in the state of the body. Writing देखना भाई, property of a body by which it opposes change in the state of the body. राइटिंग देखना, मैं बोल भी रहा हूं तो उसको आप देख भी सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो दिस इज फर्स्ट लॉ, राइट? अब आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, राइट? व्हाट इज सेकेंड लॉ? व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ जो है, देखना, सेकेंड लॉ क्या है कि नेट फोर्स जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द बॉडी। देखो ये बताता है कि फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी या स्टेट में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई आराम से, तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम हम लोग P से लिखते हैं और ये P होता है ओनली मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसके यार राइटिंग में भी आदत कम है। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज व्हाट लीनियर मोमेंटम इज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। तो अब अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा, राइट? स्टेट में चेंज आएगा मतलब वेलोसिटी या तो घटेगी या बढ़ेगी या चेंज होगी। मास तो फिक्स मान लिया हमने न्यूटन फिजिक्स में, राइट? तो अब इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे भी चेंज हो, वेलोसिटी बढ़ने से, वेलोसिटी के घटने से, मैग्नीट्यूड घट जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो, इस सभी तरह से वेलोसिटी का चेंज आता है। कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करके, या तो डायरेक्शन चेंज करके, या तो दोनों को चेंज करके। क्लियर है भाई, वेक्टर आपने पढ़ा ही हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम इज p इक्वल्स टू mv। तो देखो फर्स्ट लॉ बोलता है कि स्टेट में चेंज करोगे तो मोमेंटम में मतलब उसकी स्टेट में चेंज आएगा। तो व्हाट इज सेकंड लॉ, कि ये जो फोर्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कि फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मोमेंटम में। और अगर हम लोग इसके एफ एवरेज की बात करें भाई, थोड़ा सा अगर इतना नहीं डिफरेंशियल वाली बात है, it is delta p upon delta t. So how we define force? Force is rate of change of linear momentum with time. देखो भाई बच्चा, अब देखो this implies F equals to, यार समझना भाई, F equals to ddt of m into v, राइट। और अगर हम लोग बात करें कि मोमेंटम को हम लोग क्या मानेंगे, सॉरी, इफ मास ऑफ द body is not changing, अगर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज m इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर m कांस्टेंट है, राइट, तो क्या होगा भाई, अगर m कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर m कांस्टेंट है तो हाँ, अगर m कांस्टेंट है तो क्या होगा भाई, m विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा भाई, f इक्वल्स टू m dv dt, right? तो what is dv dt? Acceleration, rate of change of velocity with time is acceleration. तो how we define force? तो आ गया force equals to m into a, right? तो what is second law? Second law is what? कि भाई f जो भी force लगाएंगे उसके कारण बॉडी की लीनियर मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। बॉडी के लीनियर मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, राइट। तो हाउ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस डीपी डीटी अगर तुमको जैसे नहीं समझा तो ये बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ऑन चेंज इन टाइम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, आपको मालूम है, हमने लिख दिया p बराबर m into v, साफ साफ इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये फोर्स आ गया ddt ऑफ mv। अब हमने क्या माना कि मास ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, दैट इज m कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंस से बाहर आ जाएगा। और तो ये जो f बराबर ma आपका फार्मूला होता है, ये कब सही है, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइम। सही तो बेसिकली ये ज्यादा करेक्ट है। f बराबर ma कब होगा, f बराबर ma कब होगा भाई, f बराबर ma जब होगा, कब, जब मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। लेकिन अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है, राइट, देखना भाई, इफ मास ऑफ द बॉडी इज नॉट constant, that is varying with time। क्या कर रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है।
तो भाई क्या होगा जब देखना भाई, तो F बराबर होगा, क्या होता है, डी डी टी ऑफ m इंटू वी। अब ये इसको लिख देंगे भाई, देखो दोनों वेरी कर रहे हैं, मास भी वेरी कर रहा है अभी, वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या बात मानेंगे इसको, देखो एक बार m को बाहर लेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, एक बार v को बाहर लेंगे, m को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो F बराबर हम लोग ma पढ़ा करते हैं, F बराबर ma कब होगा कि भैया जब बॉडी का मास क्या हो, बॉडी का मास चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ। लेकिन अगर मास टाइम के साथ चेंज होगा तो फिर ये फॉर्मूला होगा। और बेसिकली जो F बराबर है ये ज्यादा करेक्ट है, हाँ ये कंडीशनल करेक्ट है। It is not F बराबर में, is not always, it is conditional correct with some condition. What is condition? कि M will be constant, right? This is always true. F equals to rate of change of linear momentum with time, हाँ without, अगर मास भी चेंज होगा तो ऐसे लगा लेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको बता सकता हूँ कैसे, हम सब लोग बोलते हैं, देखना भाई कैसे क्वेश्चन है, मैं उसको तुम लोग अगर लिखो तो लिख भी सकते हो जब मैं बोल रहा हूं। देखिए भाई, हाँ क्वेश्चन क्या है सबको मालूम है भाई, देखो तुमको शायद कन्वेयर बेल्ट का नाम सुना तुमने, कन्वेयर बेल्ट एक बेल्ट है जो मूव करती रहती है। बेल्ट क्या करती रहती है, ऐसे बेल्ट जो है वो मूव कर रही है, यहाँ पे भी रोलर लगे हुए हैं, ये बेल्ट मूव कर रही है, और इस पे जो भी सामान रखोगे वो भी आगे मूव करता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है समझना, अ कन्वेयर बेल्ट, राइट, क्या बोलेंगे, अ कन्वेयर बेल्ट is moving स्पेलिंग शायद conveyor, right, a conveyor belt is moving with constant velocity, right, 2 kg mass is added over the belt, over the belt per second। क्या होता है, एक कन्वेयर belt is moving with constant velocity to, right, full stop, 2 kg mass is added, ये ओवर लिखा हुआ है भाई थोड़ा समझना, 2 kg mass is added on the belt per second. Then find out force needed to move the belt with
कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा, क्या बोला हमने, कन्वेयर बेल्ट is moving with constant velocity. 2 kg mass is added on the belt, right, per second. Then find out force needed to move the belt with constant velocity. अब तुम अगर वैसे F बराबर ma पढ़े होगे तो constant velocity एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। लेकिन बेटा यहाँ पे ये बात नहीं है, मास क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, और हर सेकंड कितना वैरी कर रहा है, 2 किलो से। इसलिए अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो F बराबर क्या होता है, डी ऑफ किसका भाई, m इंटू वी। तो इसमें क्या कांस्टेंट है बोलो भाई, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, और ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ m, राइट। तो अब वेलोसिटी कितनी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दो से 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है इस बेल्ट को, तो कितना फोर्स चाहिए होगा हमको, देखो भाई v हो गया 2, और रेट ऑफ चेंज, हर सेकेंड कितना मास चेंज हो रहा है, वो भी 2 हो रहा है, तो कितना फोर्स चाहिए, ये फोर्स की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। कितनी आ गई, 4 न्यूटन। तो इसलिए हमने बताया भाई कि F बराबर ma नॉर्मली हम लोगों को याद रहता है, और अगर F बराबर ma से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0, की भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो वो बात नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम में चेंज, और फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। अगर मास कांस्टेंट है तो F बराबर ma आता है। तो फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, और आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि जब भी हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, उस बॉडी के मोमेंटम में पर सेकेंड कितना चेंज आ रहा है, उससे क्या निकलेगा हमको, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब वो फोर्स मालूम है, कई सारे फोर्स होंगे, तो ये अगर अभी इसमें मैंने लिखा नहीं है, अगर कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो ये सारे फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट। तो अगर हम लोग ऐसा तुम चाहो तो सेकेंड लॉ में ये इनबिल्ट है कि अगर एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो भाई क्या होगा, अरे तब क्या होगा भाई, जो भी उन सबका रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर जो आएगा F नेट बराबर क्या आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो F बराबर ऐसा लिख देते हैं dp dt, वो F बेसिकली क्या है, वो F बेसिकली क्या है, वो है, मतलब अगर एक फोर्स है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे फोर्स है तो F नेट बराबर rate of change of linear momentum with time. तो what is second law of Newton? What is second law of Newton? भाई जो भी फोर्स है उसके कारण बॉडी के मोमेंटम का जो है वो चेंज होगा विद टाइम, और उस ढंग से हम उसका फोर्स को निर्धारण करेंगे। F equals to dp dt, rate of change of linear momentum with time। और हमने तुमको साफ साफ बोला है कि अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मोमेंटम में चेंज देगा। तो यही है बात, तुम कभी कंफ्यूज हो, तो व्हाट इज F देयर, F क्या है, अगर हम न्यूटन उसमें जाए तो F क्या है भाई, F जो है वो क्या है, F क्या है, ये F जो है हमने लिखा जा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये F जो है ये सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। सेकेंड लॉ है F dp dt, the force applied is rate of change of linear momentum in the body, right। चलो भाई सेकेंड लॉ हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ, न्यूटन्स के कौन से लॉ की, थर्ड लॉ की। अब
अब हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ. व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? What is third law? Huh? What is third law? Third law पे बोल लिख दे रहा हूं मैं. Every action has equal and opposite reaction. क्या थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. राइट? तो अब तुमको ये आता है भाई कि व्हेन एवरी एक्शन हैज, ये बेटा बहुत बेसिक और बहुत जबरदस्त तरीके से डिफाइन लॉ है. तुमको अभी इनके बारे में जब समझ लोगे ना तो बहुत आराम से बातें समझ में आएगी. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो देखो अगर तुमको समझो तो ये भी जब एक्शन और रिएक्शन अपोजिट है तो हम किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे जितना एक्शन दिया उतना रिएक्शन मिल गया. तो बोलो भी मोशन कैसे होगा? राइट? तो अब ध्यान रखना कि ये एक्शन और रिएक्शन हर वक्त इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट दे एक्ट किस पे? ऑन द two different bodies. Every action has equal and opposite reaction, but they act on the two different bodies. एक बॉडी पे अगर लगेंगे तो भी कैंसिल हो जाएंगे. इक्वल एंड अपोजिट क्या हो गया भाई? जीरो हो गए. लेकिन ध्यान रखना ये भी हिडन है इसमें. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज. राइट? लेकिन वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं. अब हम आपको बताना चाहेंगे. तो पहले आप बताओ भाई क्या है कि बॉडी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उसकी स्टेट में चेंज आएगा. फर्स्ट लॉ. दूसरा लॉ क्या है कि फोर्स लगेगा तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा. तीसरा क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडी. और ये लिखेंगे बट दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी लिख सकते हैं. और लिखते हैं बट दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज. ऐसा करके बात कर सकते हैं. अब देखो भाई हम आपको समझाने की बात कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा. ठीक? अच्छा, एक बात तुम लोग अगर चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे कि इस डायग्राम में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किधर एक्ट करता है? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउन. राइट? वर्टिकल क्या है अगर तुम लोग बाद में बताएंगे. देखो भाई हम यहाँ लगाने में क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स always act vertically down, right? And reaction always normal to the सरफेस. तो ध्यान रखना भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त वर्टिकली डाउन लगाना. और रिएक्शन जो है, रिएक्शन क्या होता है बताते हैं भैया. रिएक्शन ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस. हम जब भी जैसे इसको हम अगर धक्का मारे बोर्ड को तो हम क्या लगा रहे हैं? इस पे एक्शन. तो जो भी रिएक्शन होगा वो कहाँ लगेगा? इस सरफेस के नॉक. मैं दिखा रहा हूँ देखो भाई. जैसे ये ब्लॉक है,
राइट। तो बेसिक्स चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक सरफेस पे हमने क्या रख दिया, ये एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया, राइट। एक ब्लॉक इज केप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। हाँ, कैसी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो कितने रो में है, ए ब्लॉक इज kept over a horizontal surface। अच्छा भाई, अब देखो आराम से, इस ब्लॉक का मास है तो इसका mg किधर लगेगा, mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउन। इसको हमने पॉइंट मास माना हो, कहाँ लगेगा, mg वर्टिकली डाउन। अच्छा, इस mg के कारण ये इस सरफेस को क्या मारेगी, धक्का लगाएगी, दबाएगी। तो जब सरफेस को दबाएगी तो mg कौन सा फोर्स हुआ, एक्शन की रिएक्शन। बेटा mg ना एक्शन है ना रिएक्शन है, mg के कारण इस सरफेस पे धक्का लग रहा है। तो इस mg का एक्शन कहां लगेगा, इस सरफेस पे। इस mg का एक्शन कहां लगेगा, mg एक्शन फोर्स नहीं है, एकदम बात समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। mg एक फोर्स है, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू g। mg क्या है, फोर्स ऑन द मास ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो मास पे फोर्स लगा है, ग्रेविटी एक फील्ड होती है, राइट। तो mg, ये mg कौन सा फोर्स है, ये mg एक्शन भी नहीं है, ये mg रिएक्शन भी नहीं है, mg एक फोर्स है, राइट, जो इस ब्लॉक पे लग रहा है। और इस mg के कारण इस ब्लॉक ने, अब इसी में दिखाऊंगा मैं, एक्शन कहां पे लगाया, इस सरफेस पे। ये क्या लगाया, एक्शन। किसका एक्शन है, एक्शन ऑफ mg, right, acting on the surface, किधर की ओर, डाउनवर्ड। तो mg का एक्शन लगा किस पे, सरफेस पे, किधर की ओर, डाउनवर्ड्स। अच्छा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिशन, तो इस एक्शन का रिएक्शन कहां लगेगा, अब ब्लॉक पे लगेगा, और वो किधर लगेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, हम लोग इसको n से डिफाइन करेंगे, राइट। तो अब देखो बच्चा, तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने सीख लिया उसको मैकेनिक्स में हमको नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है। तो ये भाई हमने कहा ए ब्लॉक इज केप्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक को रखा, अब ब्लॉक पे मास है तो चूंकि ग्रेविटी चारों तरफ हमारे ही है, तो उसका mg, तो ये mg जो है ये कौन सा फोर्स है, ये एक्शन फोर्स नहीं है, mg का एक्शन लगा इस पे और रिएक्शन लगा ब्लॉक पे। अच्छा, अब देखना न्यूटन्स का जो लॉ है कि ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज तो आया नहीं, ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज तो आया नहीं, ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज तो आया नहीं। अगर ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। देखो भाई ब्लॉक तो रुका हुआ है, तो भैया देखना यहां से, हाँ, ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, राइट, ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, राइट, एस, तो क्या होगा बोलो भाई, एन बराबर, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं एफ बी डी, क्या बोलते हैं, हाँ, एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब देखो वही मैं देखो, नाउ वी, राइट,
we will show FBD किसकी of the block and surface। FBD का मतलब क्या है भाई? फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई हमको मालूम है किसी बॉडी पे नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन, राइट? तो नाउ वी विल शो FBD ऑफ द ब्लॉक एंड सरफेस। देखा भाई FBD क्या होती है? तो ब्लॉक बताओ, ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक हमने पॉइंट मास माना है यहाँ पे। ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? उसका mg कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। अच्छा, ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है तो क्या होगा? एफ नेट कितना होगा? स्टेट में एफ नेट कितना होगा? 0। तो यहां से क्या आ गया? n बराबर mg। यहां से क्या आ गया? राइट? यहां से क्या गया? तो बेटा एक्शन फोर्स किसके बराबर हुआ? mg के बराबर। रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हुआ? mg के बराबर। तो अब देखो, अगर हम देखें, हाँ ये हो गया ब्लॉक का FBD। किसका है ये? FBD ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, FBD सरफेस की देखें। FBD of the surface क्या है भाई? सरफेस अगर हम लोग मान ले रहे हैं तो सरफेस पे क्या लग रहा है भाई? कुछ नहीं। सरफेस यहाँ क्या लग रहा था? एक्शन। और एक्शन बराबर क्या होता है? रिएक्शन बराबर n बराबर किसके आ गई है? mg। तो अब हमको लगता है तुम लोगों को समझ में आया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम इस जो पर्टिकुलर बात देख रहे थे, तो ये जो ब्लॉक है इसका mg, ये mg कौन सा फोर्स है? ये फिर से तो हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका एक्शन सरफेस पे लगा। देखो नीचे दिखा रहा हूं मैं। इस mg का एक्शन कहाँ लगा? एक्शन ऑफ द mg एक्टिंग ऑन द सरफेस डाउनवर्ड। अच्छा, तो रिएक्शन क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट अपवर्ड। तो और रिएक्शन कहाँ लग रहा है? नाउ वी विल राइट, रिएक्शन कहाँ लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट अपवर्ड। तो हमने तो सरफेस डाउनवर्ड क्या लिखे हम लोग? तो दिस इंप्लाइज, लिख देता हूं भाई, रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन will act on the body किधर की ओर? अपवर्ड, जिसको हम लोग n से दिखा रहे हैं। तो बच्चा बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि mg का एक्शन लगा सरफेस पे, रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन विल एक्ट ऑन। तो अब अगर हम लोग देखें, नाउ विल शो FBD ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? ये तो mg हो गया, और रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। और चूंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो एफ नेट क्या है? 0। एफ नेट 0 है तो n बराबर क्या होगा? mg। अगर 0 है मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो रहा है? कैंसिल कर रहे हैं। FBD ऑफ द सरफेस देखें तो एक क्या एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन इक्वल टू n इक्वल्स टू, ये एक्शन लग रहा है और ये एक्शन किसके बराबर है? mg के। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया है कि FBD बताना अगर तुमको आ गया। अभी मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ
बोलो यहाँ तक बात सही आ गई हमको, राइट। तो एवरी एक्शन, बस यही 3 लॉ हैं जिन पे हम लोग क्वेश्चन शायद बहुत ढंग से कर पाएंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एफ बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, हाँ, तब तक स्टेट में चेंज नहीं आएगा। देखो भाई, ये अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं 2 की। जैसे एक ब्लॉक को हमने रखा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। कैसी सरफेस है? एक मिनट, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, राइट। तो अब देखो भाई, अगर हम लोग देखें अभी, जिसे पुराना देखा था हम लोगों ने, तो इसका mg नीचे लगेगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर लगेगा, और चूंकि नॉर्मल एक्शन mg के बराबर है तो कोई मोशन। अब हम लोग क्या करें, इस पे फोर्स लगाए। क्या लगाया हमने? फोर्स। तो अब ये कौन सा फोर्स है भाई? ये फोर्स, हम हॉरिजॉन्टल डिस्कशन कर रहे हैं, वर्टिकल वाला तो हमने देखो यहाँ कर चुके हैं। तो ये है फोर्स, अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है? अप्लाइड, राइट। अब जब ये फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का एक्शन कहाँ मालूम है? जब ये ब्लॉक आगे खिसकेगा तो ये सरफेस से इंटरैक्ट करेगा, राइट। तो ये फोर्स F कौन सा फोर्स है? ये ना एक्शन है ना रिएक्शन है, कौन सा फोर्स है? ये है अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? अप्लाइड फोर्स। अच्छा, इसका एक्शन इस पे लगेगा, लेकिन ये स्मूथ है तो यहाँ पे कोई एक्शन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो देखो, राइट, मैं लिख दे रहा हूं, सारी बातें। एक्शन ऑफ दिस फोर्स will act on the surface as surface is smooth implies no contact between ब्लॉक एंड सरफेस। वो दिख रहा है तुमको, लेकिन वहां पे कोई कांटेक्ट है नहीं। नो कांटेक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। दिस इंप्लाइज एक्शन कितना हो गया? एक्शन फोर्स इक्वल्स टू 0। कितना एक्शन फोर्स लगा इस पे? एक्शन फोर्स इक्वल्स 0, राइट। तो बच्चा, तो ये स्मूथ सरफेस है, तो बेसिकली इस ब्लॉक और इस सरफेस में, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं है। वर्टिकली दे आर इन कांटेक्ट, ठीक है भाई, मान लेता हूं मैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। जब कांटेक्ट नहीं है तो इसका एक्शन यहाँ पे आएगा नहीं। तो क्या लिखा है? Action of this force will act on the surface as surface is smooth, no contact between block and surface. Basically horizontal की बात कर रहा हूँ मैं। No contact between block and surface. This implies action force equals to 0. जब कोई एक्शन नहीं है तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। राइट, हाँ, देखो मैं आराम से लिख रहा हूं। दिस इंप्लाइज नो
reaction, no reaction from the surface on the block in horizontal direction. तो ब्लॉक पे इस वाले केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल बता चुका हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है. दिस इंप्लाइज इन horizontal direction net force acting on the block is कितना है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ एफ ई तो लग रहा है ना, कोई एक्शन ना कोई रिएक्शन. वैसे देखना एक्शन जो है वो सेकंड बॉडी पे लगता है, जो बॉडी कांटेक्ट में होती है, रिएक्शन फर्स्ट बॉडी पे लगता है. आप लोगों को धीमी बात समझना है कि नोट्स बनाते ना भाई. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एफ. So this implies from second law क्या होगा भाई, F बराबर m इंटू ए. तो इस ब्लॉक का कितना एक्सीलरेशन होगा भाई, कितना एक्सीलरेशन होगा, अरे नेट फोर्स निकाल दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फर्स्ट लॉ है. तो बच्चा पूरा बात समझना कि जब हमने इसको, चूंकि स्मूथ सरफेस थी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, वर्टिकली दे आर इन कांटेक्ट, ठीक है, वो दबा रहा है, वो धक्का मारेगा नीचे, ये उसको ऊपर मार रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है. जब कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो इस एक्शन, अप्लाइड फोर्स का एक्शन इस सरफेस पे ट्रांसफर नहीं होगा. जब कोई एक्शन नहीं है तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, कोई रिएक्शन नहीं लगेगा तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे ब्लॉक पे ना, बोला ना, नो रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये नो लिखा हुआ, राइट. सो जब कोई रिएक्शन, तो दिस इंप्लाइज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज एफ ओनली. From second law, F बराबर ma. So what is the acceleration of the block in a horizontal direction? Because this implies acceleration. It implies this implies acceleration of the block in horizontal direction. क्या हुआ, A equals to F by M. तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, A equals to F by M. इतने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव करने वाला. बच्चा अभी तुम जितने भी क्वेश्चन हम लोग आगे पीछे पढ़ेंगे, इन तीन लॉ से ही, चाहे वो किसी भी IIT MIT जो भी है, नीट, बेटा सब एक ही जैसा चलता है और इतना नॉलेज से ही सारे क्वेश्चन आएंगे. बस वो तीन लॉ हमको ध्यान रखना चाहिए. क्या कि भाई जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा स्टेट में चेंज नहीं आएगा. दूसरा क्या है, अगर नेट फोर्स है तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा. तीसरा क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अच्छा, एक्शन कब लगेगा, जब कोई बीच सरफेस या कोई बॉडी एक दूसरे से क्या होंगी, कांटेक्ट में होंगी.
तभी तो एक्शन लगेगा। भाई हमने इसको धक्का मारा तो हमारे जो, जैसे हमने इसको धक्का मारा इसको, तो ये अप्लाइड फोर्स है, इसका एक्शन कहाँ लगा, इस ब्लॉक पे, और ब्लॉक ने रिएक्शन कहाँ गया, हमारे बॉडी पे। ठीक, तो एक्शन रिएक्शन क्या है, अप्लाइड फोर्स क्या है, नाउ इट इज क्लियर। जैसे हम बात करें तो इसमें देखो भाई, मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो जैसे इसमें देखें तो ये अप्लाइड फोर्स है, इसका एक्शन सरफेस पे लगने वाला था, लेकिन क्या हुआ, इसका एक्शन सरफेस पे, क्योंकि इनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन में कांटेक्ट में अभी पिछले क्वेश्चन बताया था हमने, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक और इस सरफेस में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो कोई कांटेक्ट नहीं है तो इस अप्लाइड फोर्स का एक्शन इस सरफेस पे नहीं आएगा। जब एक्शन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा, F होगा, F बराबर ma, निकल के चला आया भाई हमारे पास, कोई डाउट नहीं। ठीक, तो बच्चा यही हमको बस पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ, दो एग्जांपल हमने बताया, अब एक तीसरा एग्जांपल तुमको मैं बता दे रहा हूँ भाई, धीमे धीमे। हमको लगता है कि भाई ये मैकेनिक्स का बेस है और बहुत आसान सी चीजें हैं। देखो बेटा, जैसे ये अभी चूंकि हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, तो हम लोग सारी सरफेसेस को कैसा मान रहे हैं, स्मूथ सरफेसेस। कैसी सरफेस है ये, स्मूथ और हॉरिजॉन्टल। और तो फिर से लिख दूं मैं, कैसी सरफेस है ये, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैसी सरफेस है ये, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब देखो बच्चा लोग, अब हम जब इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है, तो हमको मालूम है ब्लॉक पे भी कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ दो। एक ब्लॉक पे mg लगा नीचे की ओर, और इस mg का एक्शन कहाँ लगा, सरफेस पे, उसका रिएक्शन ब्लॉक पे। ठीक, लेकिन ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस कंडीशन देखा, ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं। इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और उस mg के कारण सरफेस पे एक्शन लगाएगा, और सरफेस का रिएक्शन ब्लॉक पे। कहो तो इस बात को लिख दूं मैं, जैसे देखो ये अभी पिछले, मैं फिर से लिख सकता हूँ, ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। कौन कौन से, एक तो mg ग्रेविटी के कारण, और सरफेस का रिएक्शन ब्लॉक पे ऊपर की ओर, mg डाउनवर्ड, रिएक्शन ऊपर। पीछे दिखा चुका हूं मैं, अभी नहीं बताने वाला हूं मैं, ठीक है भाई। और इस ब्लॉक में तुमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। कैसे फोर्स लगाया, ऐसे। अभी हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था, अब फोर्स तुमने क्या लगाया, फोर्स लगाया जो कुछ एंगल पे है, जैसे F, राइट, और ये एंगल कितना है, ऐसे फोर्स लगाया। और इस फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, ये पुल वाला फोर्स है, हाँ। और ऐसे लगा देते तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुश वाला फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो अब बोलो भाई, ब्लॉक पे जो तुमने ऐसे फोर्स लगाया, तो अब हम देखना, कभी भी ब्लॉक का मोशन किधर होना है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं उन सबको हम लोग, देखो जब भी ध्यान रखना किसको रिजॉल्व करना है, ये बताने जा रहा हूं मैं। जो भी हाँ ठीक है, तो ब्लॉक पे देखिए भाई, F हो गया, और क्या लग रहा है ब्लॉक पे, mg लग रहा है। किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस mg के एक्शन के जो सरफेस का रिएक्शन होगा लग रहा है, वो ब्लॉक पे किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल। क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, n बराबर क्या होगा, mg, राइट। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, और हमको मोशन डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम लोग देखेंगे जो वो फोर्स हमारे जो प्लेन ऑफ कंसिडरेशन है उससे इंक्लाइंड होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे V
resolve the forces which are inclined to our plane of consideration. जरूरी नहीं, जब जैसा कंसिडरेशन है उससे हम देखेंगे. तो resolve the forces which are inclined to our plane of consideration. तो अब देखो भाई n और mg तो इस प्लेन, हमारा प्लेन ऑफ कंसिडरेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल. तो ये दोनों तो वर्टिकल है, तो कौन सा फोर्स रिजॉल्व होगा. तो दिस इंप्लाइज इन आवर गिवन केस द applied force will be resolved into two perpendicular components. One is along the plane and other is perpendicular to the plane. राइट. अब देखो भाई, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो में. ये ब्लॉक है, पॉइंट मास दिखा रहा हूँ मैं. ऐसे फोर्स लगाया, तुम चाहो तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, ये बात. और अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ भाई ये भी एंगल क्या होगा, थीटा. यहाँ कितना आएगा, एफ कॉस थीटा. इधर कितना आएगा, एफ साइन. तो हमने एफ को रिजॉल्व कर दिया एफ कॉस थीटा में और एफ साइन थीटा. राइट. चलो जस्ट अ मिनट. एफ कॉस थीटा में और एफ साइन थीटा. राइट. तो अब देखो भाई, ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितने लग रहे हैं. तो दिस इंप्लाइज फोर्स ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा भाई, ओनली एफ कॉस थीटा. F cos theta. So this implies acceleration in horizontal direction. F cos theta equals to F cos theta equals to mass into acceleration. तो A आ गया, इसको x लिख रहे हैं इसलिए कि हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ, तो इसको x मान ले रहा हूँ, वर्टिकल को y मान ले रहा हूँ. तो ax आएगा F cos theta upon F. राइट. हाँ. हमने क्या कर दिया, राइट. अच्छा, वर्टिकल forces on the block in
वर्टिकल डायरेक्शन। देखो भाई ब्लॉक को मैं पॉइंट मार्क दिखा रहा हूँ, इसका mg कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, एक और है कौन सा, f sin theta, right, as no motion in the vertical direction n बराबर mg प्लस f कि भाई दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तभी तो मोशन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया भाई कि हम लोग कैसे करेंगे, बस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो बच्चों जो भी है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास को इस पे कंटिन्यू करेंगे।